15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुआ था। भारत के लिए यह दिन एक जश्न का दिन था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधुनिक भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर अंबेडकर अंग्रेजों के भारत छोड़ने की खबर से पूरी तरह खुश नहीं थे। उनके मन में एक गहरा डर था और इस डर को अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि क्या अंबेडकर अंग्रेजों के समर्थक थे। जवाब है नहीं। उनका डर अंग्रेजों के प्रति प्रेम नहीं बल्कि करोड़ों दलितों के भविष्य के प्रति चिंता थी। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि बाबा साहब क्यों चाहते थे कि अंग्रेज कुछ समय और भारत में रुकें या जाने से पहले कुछ ठोस वादे पूरा करें ताकि वर्णवादी और जातिवादी दुश्मनों को नियंत्रित करके और दलितों के हित को सुरक्षित किया जा सके। मित्रों नमस्कार। अंबेडकर सर का कहना था कि भारत में आजादी का मतलब यह नहीं होता कि गोरे साहब की जगह भूरे साहब लोग आ जाएं, अपितु आजादी का मतलब सामाजिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र की गारंटी को भी सुनिश्चित करना होता है। अंबेडकर सर ने कहा था कि यदि हमें आजादी मिल ही गई और समाज में ऊंच नीच बना रहा तो वह आजादी दलितों के लिए दोहरी गुलामी के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगी। उन्हें डर था कि अंग्रेजों के जाते ही सत्ता वर्णवादी हिंदुओं के हाथों में चली जाएगी, जिन्होंने सदियों से जाति और वर्ण के नाम पर अछूतों और दलितों का शोषण किया है तथा जाति और धर्म के नाम पर उनके साथ षड्यंत्र करके उनको पशुवत जीवन जीने के लिए मजबूर किया है। अंबेडकर सर को तथा कथित हिंदूवाद से बहुत डर लगता था, क्योंकि उनका कहना था कि सवर्ण कभी भी दलितों को सम्मान और अधिकार नहीं दे सकते। उन्हें शिक्षा से दूर करके केवल एक वस्त्र में बदल करके उनका शोषण करने में वे विश्वास करते रहेंगे और धर्म के नाम पर उनको डरा कर भयभीत करके उनसे मनचाहा कृत्य कराते रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो लोकतंत्र भविष्य में स्थापित होने जा रहा है या स्वतंत्र भारत में स्थापित होने जा रहा है, वह लोकतंत्र नहीं होगा, अपितु इन जातिवादी और वर्णवादी लोगों का दलितों पर अत्याचार करने के एक तंत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब चाहते थे अंग्रेज देश को छोड़ने से पहले दलितों को राजनीतिक सुरक्षा देकर के ही जाए। मित्रों, अब सवाल उठता है कि क्या अंग्रेजों ने दलितों के लिए कुछ किया था कि जिसके लिए बाबा साहब चाहते थे कि अंग्रेज कुछ दिन और भारत में रुकें? मित्रों, इसका जवाब हां और ना के बीच में है। अंग्रेजों ने निश्चित ही दलितों और महिलाओं के जीवन में सुधार करने के लिए जो प्रयत्न किया था, उसी का परिणाम था आधुनिक भारत का पुनर्जागरण। और इसी पुनर्जागरण से ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु तथा बी.आर. अंबेडकर जैसे महापुरुषों का उदय हुआ था और तब अंग्रेजों से देश को मुक्त कराने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया था। दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी ने धर्म और व्यवस्था के दलालों के रहते हुए प्रतिनिधित्व कानून या लोकतंत्र का विरोध किया था। बाद के दिनों में अंग्रेजों ने जो कुछ भी सुधार किया है मित्रों, वह अक्सर अंबेडकर के कड़े संघर्षों का ही परिणाम था। अंग्रेजी प्रशासन ने मनुवादियों के अत्याचारों से दलितों और महिलाओं को मुक्त कराने के लिए कानूनी प्रावधान भी किया है। जैसे 1850 में कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट को बनाकर धर्म परिवर्तन करने या जाति से बाहर किए जाने पर पैतृक संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। अंग्रेजों ने दलित वर्ग के लिए शिक्षा के रास्ते भी खोले थे। मित्रों, ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने महारों और अन्य दलित जातियों को सेना में भर्ती किया। इससे इन दलित जातियों को न केवल रोजगार मिला
अपितु एक आत्मसम्मान की जिंदगी भी मिली है। मित्रों, 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, उसके द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार स्वीकार किया कि दलित एक अलग राजनीतिक इकाई है जिन्हें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और अंग्रेजों की इसी सोच का परिणाम था कि 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ और इस गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था कम्युनल अवार्ड। तो इस पर चर्चा करना प्रासंगिक हो जाता है। मित्रों, लंदन में गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों को अलग निर्वाचन मंडल दिया था। इसका मतलब यह था कि दलित अपना नेता खुद चुनेंगे, केवल दलित ही उन्हें वोट देंगे। हालांकि गांधी जी के विरोध के कारण पुनः पैक्ट हुआ, लेकिन इसने दलितों को भारत की राजनीति में एक अनिवार्य शक्ति अवश्य बना दिया और इसके लिए संपूर्ण दलित समाज प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड का अनुग्रहित जरूर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के इस कानून ने पहली बार आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया। इसी एक्ट के तहत दलितों को सरकारी नौकरियों और विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व देने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। मित्रों, 1942 से 1946 तक जब अंबेडकर सर वाइसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री थे, तो उन्होंने सरकारी सेवाओं में दलितों के लिए 8.3% आरक्षण का कानून भी पारित करवाया था और यही आधुनिक आरक्षण व्यवस्था की पहली बड़ी ईंट थी। डॉक्टर अंबेडकर का डर दरअसल एक रणनीतिक दबाव था। वे अंग्रेजों को तब तक नहीं जाने देना चाहते थे जब तक कि भारत का नया संविधान दलितों के अधिकारों को पत्थर की लकीर न बना दे। वे जानते थे कि एक बार अंग्रेज चले गए तो सवर्ण समाज अपनी पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू कर सकता है। यही कारण था कि उन्होंने आजादी से पहले दलितों के लिए संवैधानिक गारंटी की मांग किया था। अंततः जब भारत आजाद हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर ने खुद संविधान की रूपरेखा को तैयार किया। उन्होंने उन सभी कानूनी प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 17 में शामिल किया, जिसके लिए वे ब्रिटिश शासन के दौरान एक लंबी लड़ाई लड़ चुके थे। तो मित्रों, इस प्रकार अंबेडकर अंग्रेजों के पिछलग्गू नहीं थे। वे एक चतुर राजनीतिक और दूरदर्शी नेता थे। उनका डर इस बात से था कि आजादी का फल केवल कुछ ही लोगों की थाली में न चला जाए। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता का उपयोग दलितों के लिए कानूनी हथियार बनाने में किया है। आज भारत का संविधान दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को जो अधिकार देता है, उसकी नींव डॉक्टर अंबेडकर ने कठिन संघर्षों के दौरान रखी थी। आपको क्या लगता है, क्या अंबेडकर का यह डर सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। जय भीम, जय भारत। नमस्ते।